जेनजीज ने शेर बहादुर देवबा उनका घर भी फूंक दिया, उसमें उनकी पत्नी भी जल के स्वाहा हो गई। सबसे पहले सोशल मीडिया पे जेनजीज ने न्यूज़ डालने शुरू किए, फीड्स डालने शुरू किए, वीडियोज़ डालने शुरू किए नेताओं के बच्चों के बारे में। हैशटैग चलाया नेपो किड्स। तो नेताओं ने और स्पेशली ओली ने डिसीजन ले लिया कि ये सब चीज़ें जो लोग फैला रहे हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहा है, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देते हैं। नेपाल में सरकार गिर चुकी है और कहने को तो सरकार है, लेकिन जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बेसिकली नेपाल तो उसी दिन बर्बाद हो गया था जब नेपाल हिंदू राष्ट्र से हट करके वामपंथियों के हाथ में सत्ता दे दिया था। और अब नेपाल में जो हो रहा है ये उसी का जस्ट परिणाम है। नेपाल काफ़ी अनस्टेबल रहा है स्टार्टिंग से, आज से नहीं, पिछले 15 सालों से नहीं, पिछले 25 सालों से नहीं। नेपाल में सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे अनस्टेबिलिटी रही है लंबे समय से, सैकड़ों सालों से। अगर हम नेपाल के इतिहास में जाएं तो 1850s के टाइम से, जब राणा की सरकार आई नेपाल में, तब से नेपाल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहे हैं। पहले राणा की सरकार आई, राणा ने लगभग 100 साल तक नेपाल में शासन किया, राणा के फैमिली वालों ने। उसके बाद फिर से वहाँ पे किंग का शासन आया, राजा का शासन आया। जब नेपाल में राजशाही आया 1951 में, जब भारत आज़ाद हो चुका था और भारत का इन्फ्लुएंस नेपाल पे आने लग गया था, तो राजशाही आया। और राजा जो थे वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाते थे, मतलब कि जनता के द्वारा शासन चुना जाता था वहाँ पे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन बेसिकली सारा कुछ राजा का चलता था, मतलब राजा ही डिसाइड करते थे कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, कब तक रहेगा। कार्यकाल नाम पे कोई चीज़ नहीं था, कहने को था, बट जब जिसको मन किया हटा दी, जब जिसको मन किया बना दिए। नेपाल में शासन के तौर पे अगर देखेंगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कभी नहीं रहा है, और यही सबका परिणाम बीच-बीच में देखने को मिलता रहता है। इस तरह की चीज़ें जैसे आज हुआ है, जैसे कल हुआ है। इसके बाद जब राजा का शासन चला 90s तक में, उसके बाद थोड़े बहुत इश्यूज आए भारत के साथ, जैसे कि सोनिया गांधी गई थी पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ पे देखने के लिए, जब उनको घुसने नहीं दिया गया तो इन लोगों ने, कांग्रेस ने भी कुछ-कुछ हरकतें करी थी नेपाल में शासन को हिलाने के लिए। इसके अलावा 96 के बाद करीब-करीब 97 के बाद नेपाल में ये जो इंस्टेबिलिटी थी वैसे चलती रही। 2001 में जब राजा एंड उसकी फैमिली को मार दिया गया, राजा के अपने ही जो रिलेटिव्स थे, उन्हीं में से एक ने इनको सबको मार के गोलियों से और खुद को भी मार डाला। उसके बाद वहाँ पे जो राजा के चचेरे भाई थे, वो राजा बने, उन्होंने भी कुछ समय तक राज किया। 2008 में वहाँ से राजशाही हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसके बाद वहाँ स्टार्ट होता है एक लंबा गैप, एक ऐसे लोगों का शासन जो स्टेबिलिटी ला ही नहीं पाए, एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो गया नेपाल। 2008 से लेकर के आज तक नेपाल में सिर्फ और सिर्फ 17 सालों में 14 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3 आदमी 10-12 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं आपस में, तीनों मिल करके। कभी शेर बहादुर प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी प्रचंड प्रधानमंत्री बनते हैं, और कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें बाकी 2 तो थोड़े कम हैं जिनका झुकाव लेफ्ट वामपंथियों की तरफ है, लेकिन केपी शर्मा ओली ये तो प्योर वामपंथी है। मतलब केपी शर्मा ओली का बस चले तो ये नेपाल को चाइना में मिला दे, इस लेवल का वामपंथी है वो। नेपाल में रूल रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है नेपाल में, देखिए नेपाल का जो भौगोलिक पोजीशन है वो कुछ ऐसा है कि नेपाल हिमालय की तराई में है और भारत वाले साइड में, मतलब कि भारत के साथ डायरेक्टली टच करता है। नेपाल हमारा जस्ट एक राज्य की तरह है, जैसे उत्तराखंड है, जैसे हिमाचल है, वैसे जस्ट नेपाल है। और जस्ट नेपाल अलग कंट्री है, जैसा कहा जाता है कि नेपाल तो भारत में मिलना भी चाहता था आज़ादी के बाद, बट नेहरू ने अपनी चालबाजी दिखाते हुए नेपाल को मिलने से मना कर दिया। वो सब चलो अलग ही कहानी है। तो नेपाल एक जस्ट राज्य की तरह है, बेशक वो अलग देश है, बट हमारे जस्ट एक राज्य उत्तराखंड की तरह है। और इस वजह से जैसे भूटान है, भूटान को हम लोग संरक्षण देते रहते हैं, भारत संरक्षण भी देता है, भूटान का बहुत सारा मामलों में भारत का इंटरफेरेंस रहता है डायरेक्टली, वैसे ही नेपाल सिमिलर पोजीशन में है। तो अगर नेपाल पे किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस हो जाए, इससे भारत को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे हाल-फिलहाल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना लगभग भारत को घेरने की तैयारी में है। पश्चिम में पाकिस्तान को मिला रखा है, और वहाँ से जितना ड्रामा है वो तो पाकिस्तान खुद भी करता रहता है, अमेरिका भी फंड करते रहता है, चाइना भी करवाते रहता है। फिर पूरब में बांग्लादेश के साथ अभी ऐसे किया, जस्ट अभी कुछ महीने पहले बांग्लादेश में सरकार के तख्ता पलट कर दिया और अपना फेवरेट सरकार लेके लोग बैठ गया, यूनुस को ला करके, भाड़े की सरकार। उसी तरह से श्रीलंका में भी कुछ समय पहले हमने देखा सिमिलर हरकतें हुई है। पिछला लास्ट का जो 4-5 साल रहा है उसमें भारत के चारों तरफ जितने भी कंट्रीज हैं सबको अनस्टेबल बनाया गया है, निशाना भारत है।
पहले सबको अनस्टेबल बना के सारे पे ये लोग कब्जा किए जा रहे हैं। नेपाल बचा हुआ था, नेपाल पे भी इन्होंने अपना गेम खेल दिया। तो अभी मैं इसको ब्रीफ में समझाऊँगा कि इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था, कैसे अमेरिका का इसमें हाथ हो सकता है। इसमें चाइना का क्या इंटरेस्ट था, कैसे चाइना का हाथ हो सकता है। और इसमें ये अभी जो घटना घटी है, इस घटना का प्रेडेसेसर इवेंट्स क्या थे? मतलब किन घटनाओं की वजह से अभी जो हुई है आज और कल में, वो कैसे हुई? कौन इन्वॉल्व थे? कितने लोग मरे? एंड इसमें ये चीज़ें भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब इसमें आगे का प्रोस्पेक्ट क्या है? आगे क्या हो सकता है? और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री जब नेपाल में बनता है, कोई भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है, किस पार्टी से है, सबसे पहले वो भारत रिजेक्ट करता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि नेपाल हमसे सटा हुआ है। नेपाल के दूसरी साइड जो कंट्री है वो है तिब्बत। मतलब नेपाल का रिलेशन मेनली 2 ही कंट्री के साथ है, अगर लैंड से जुड़ा हुआ लगाव हम लोग देखेंगे तो। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ तिब्बत है। तिब्बत को चाइना ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस वजह से अब नेपाल तिब्बत के मार्फत से चाइना को भी टच कर रहा है। डायरेक्टली चाइना को नहीं टच कर रहा है। चाइना से नेपाल हज़ारों किलोमीटर दूर है। तिब्बत के मार्फत से चाइना को टच कर रहा है, बट भारत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से भारत के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा ही रहा है नेपाल का। मतलब हल्का-फुल्का कभी-कभार बाता-बाती हुई है, अदरवाइज़ भारत के साथ रिश्ता हमेशा थ्रू आउट अच्छा रहा है। बट केपी ओली के आने के बाद से इस रिश्ते में बहुत दरार आई है। केपी ओली बहुत बकवास करते रहता है भारत को लेकर के। उल्टी-सीधी बातें करता है, कभी उत्तराखंड का पिथौरागढ़ को अपना एरिया बता देता है, कभी राम मंदिर को लेकर के बकवास करते रहता है। इतिहास गवाह रहा है, आज तक जितने लोगों ने राम से पंगे लिए हैं, वो कोई भी बच नहीं पाए, पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। पहले रावण ने पंगा लिया, खत्म हो गया, बाली ने लिया, खत्म हो गया, अभी कांग्रेस ने लिया था, खत्म हो गया है। अब इस बार केपी ओली ने लिया था, वो भी खत्म हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग राम से पंगे लेता क्यों है? केपी ओली ने भी श्री राम को लेकर के उल्लू-जुल्लू की बकवास की थी, अब केपी ओली की सरकार चली गई है। केपी ओली ने क्या किया प्रधानमंत्री बनते ही, सबसे पहले, जबकि उसको इंडिया आना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो चाइना भागा-भागा गया। तो केपी ओली इंडिया आने की बजाय चाइना चले गए और वहां उन्होंने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रखा है, जिसमें चाइना रोड बनाते चलता है हर कंट्रीज में, उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन भी कर लिया। मतलब वो उसका हिस्सा बन गए। जैसे पाकिस्तान है, जैसे कई सारे और कंट्रीज पे चाइना अपने अंडर ले रखा है ब्री के अंदर में। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ भी उन्होंने एमसीसी एग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत, जिसमें $50 करोड़ अमेरिका इन्वेस्ट करता चाइना में, ये डील किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब एक बात आप समझ जाइए, जहां भी अमेरिका एंट्री मारता है वहां पे सरकार गिरना, पॉलिटिकल हलचल, ये सब नॉर्मल होती है। मतलब अमेरिका की एंट्री का मतलब होता है कि सीआईए एंट्री मार दी है और सीआईए अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री में कोई मेजर प्रोजेक्ट ले रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए अमेरिका चाहेगा कि पूरा सरकार उसके अनुसार घूमे, और सरकार घूमे का मतलब है सरकार गिरा दे, नई सरकार लेके आए जो अमेरिका के चमचा हो, जैसे उसने बांग्लादेश में किया है। और फिर उस सरकार से अमेरिका डील करेगा कि आने वाले 100-50 साल तक उस कंट्री के सारे रिसोर्सेस ले जा करके अमेरिका में पहुंचा के, और उसके बाद अमेरिका चिल्लाता रहेगा कि अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट गॉड डैम कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये अमेरिका की पॉलिसी रही है स्टार्टिंग से, लंबे समय से। तो जैसे ही अमेरिका एंट्री मारा, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही था। एक तरफ चाइना है जो ब्री के अंतर्गत नेपाल में पूरी तरह से एंट्री मार दिया था ओली के थ्रू। दूसरी तरफ यूएसए है जो एमसीसी के अंतर्गत, जिसमें $50 करोड़ इन्वेस्ट करना था उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में, उसके थ्रू वो भी एंट्री मार चुका था नेपाल में। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया था, क्योंकि अमेरिका चाइना को देखना नहीं चाहता और चाइना अमेरिका को देखना नहीं चाहता। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका चाइना के किसी नेबरिंग कंट्रीज में एंट्री मारे, और चूंकि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, तो नेपाल भी अभी एक तरह से चाइना का नेबरिंग कंट्री हो गया। चाइना ऐसा कभी होने नहीं दे सकता कि अमेरिका उसके नेबरिंग कंट्री में कुछ भी करे, जैसे रसिया नहीं होने दिया जब अमेरिका यूक्रेन में एंट्री मार रहा था। उसी तरह से चाइना ऐसा नहीं होने दे सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि जो भी पॉलिटिकल हलचल हुई है, जो अस्थिरता आई है, उसमें चाइना का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिकन एंट्री को नेपाल में। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका भी कभी भी चाइना को देखना नहीं चाहता है। फूटी आँखें भी नहीं सुहाता है चाइना अमेरिका को। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना, जो कि 150 कंट्री में ऑलरेडी एंट्री मार चुका है, वहाँ के रिसोर्सेज भी अपने हाथ में ले चुका है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह, बहुत तरह की चीज़ें, सब कुछ लगभग चाइना अपने कब्जे में लेता जा रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना एक और कंट्री को अपने कब्जे में ले ले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो ज़्यादा चांसेस है कि अमेरिका ने, CIA ने, जिसका काम ही यही है, उसने ये सब चीज़ें करवाई है चाइना को झटका देने के लिए, चाइना को चीन से बाहर करने के लिए। अब अमेरिका ने करवाया हो चाइना को बाहर करने के लिए, चाइना ने करवाया हो अमेरिका को बाहर करने के लिए। एक बात तो तय है कि जो भी सिस्टम अब चलता आ रहा था वो अब बदलेगा और पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई स्टेबल सरकार भी बन सकती है। तो अभी ये तो था पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि ये कैसे चलता आ रहा था और इसमें कौन-कौन सी पार्टियाँ इन्वॉल्व है। अब आते हैं कि अभी तात्कालिक कारण क्या था? अभी जो हुआ है उसका कुछ रीसेंट रीज़न क्या रहा है? तो इसका मेन रीज़न रहा है जेन ज़ी। जेन ज़ी वो जनरेशन है जिसको मिलेनियल्स पसंद नहीं करते हैं, जिसको कोई पसंद नहीं करना है। जेन ज़ी को जेन ज़ी भी पसंद नहीं करते। अब जेन ज़ी होता क्या है? जेन ज़ी उस जनरेशन को बोला जाता है जो 1997 या उसके बाद पैदा हुए हैं। अब इसको कई लोग जेन ज़ी को जेड को यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ समझते हैं। मतलब जेन ज़ी को ज़ॉम्बीज़ जनरेशन भी बोलते हैं। चलो वो अपना-अपना ओपिनियन है। और 1980 से लेकर के 1996 तक जो जनरेशन पैदा हुई है उसको मिलेनियल बोला जाता है। तो अब जेन ज़ी चूँकि मोस्ट हेटेड जनरेशन है, अभी तक का जितना भी ह्यूमन्स पैदा हुए हैं उसमें, वो जेन ज़ी ने आंदोलन किया है। जैसे बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के थ्रू तख्तापलट किया गया था, वैसे नेपाल में जेन ज़ी को यूज़ किया। अमेरिका ने किया, चाइना ने किया, जिसने भी किया, जेन ज़ी को यूज़ करके सरकार को गिरा दी गई है। अब यहाँ पे जेन ज़ी ने किया क्या? सबसे पहले सोशल मीडिया पे जेन ज़ीज़ ने न्यूज़ डालने शुरू किए, फीड्स डालने शुरू किए, वीडियोज़ डालने शुरू किए नेताओं के बच्चों के बारे में। हैशटैग चलाया नेपो किड्स, नेपो बेबीज़, जिसमें नेताओं के बिगड़ैल बच्चे जो कहीं ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, बार वगैरह में जाकर के वो सब वीडियो बना-बना के डालना शुरू किया। और ये बताना शुरू किया कि नेपाल में देखो अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पे ये लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं, रोड नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। और इनके बच्चे विदेशों में जाकर के करोड़ों अरबों रुपए उड़ा रहे हैं महीनों के या सालों में। मतलब इनके बच्चे अय्याशी कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ खाने-पीने को भी ढंग से चीज़ें नहीं है। ये सब करके ट्रेंड चलाया जाने लगा और स्थिरता लाने की कोशिश की जाने लगी। अब इसमें हुआ क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि 17 सालों में 14 बार सरकार बदल चुकी है। जब सरकार इतनी बार बदलेगी और बार-बार मिली-जुली सरकार आएगी, 3 लोग प्रचंड, शेर बहादुर और ओली मिल करके दसों बार प्रधानमंत्री बन चुके होंगे और एक-दूसरे को बार-बार गिराते रहेंगे, साल भर 6 महीने में सरकार बदलती रहेगी। तो वहाँ पे विकास क्या होगा? वहाँ पे सबका पर्पज़ तो सिर्फ़ किसी तरह से सरकार चलाना होगा। कोई आदमी जनता के बारे में या विकास करने के बारे में क्यों सोचेगा? कोई भी प्रधानमंत्री हो। यही नेपाल में चलता आ रहा था। अब जो जेन ज़ी है, द मोस्ट हेटेड जनरेशन, द ज़ॉम्बी जनरेशन, उन्होंने चीज़ों को अपने हाथों में ले लिया। वो इस बार इंचार्ज बन गए। यंग है, मतलब जिनको हॉट ब्लड बोला जाता है, वो जेन ज़ी है अभी के लिए। तो इन लोगों ने जब इनको इनको एक तरह से कह सकते हो आप कि इनके बारे में सच बताना शुरू किया एक-दूसरे को। मतलब जेन ज़ी दूसरे जेन ज़ी को और बाकी लोगों को सच बताना शुरू कर दिया कि कैसे ये रिच लोग, ये पॉलिटिशियंस अपने बच्चों पे करोड़ों, अरबों उड़ा रहे हैं। मतलब ज़ॉम्बी जनरेशन बाकी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है नेपाल के फंड को नेपो किड्स के लिए। जैसे बॉलीवुड के नेपो किड्स है ना, बॉलीवुड में स्टार्स के बच्चे दिन-रात ड्रग्स लेते रहते हैं, कोई ड्रग्स बेचते हुए खान का बच्चा पकड़ा जाता है। नेपो किड्स से यहाँ आप समझ सकते हो, जैसे नेपो किड्स मतलब होते हैं कि जो अपने ही बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने ही बच्चों को सारी सुविधाएँ दे रहे हैं। जैसे बॉलीवुड में अभी साल भर पहले बॉलीवुड में पूरा हलचल मचा हुआ था नेपो किड्स को लेकर के और अभी भी है। ये लोग सिर्फ़ अपने बच्चों को फ़िल्में देते हैं। ये लोग इनके बच्चे जो होते हैं उनको सारी सुविधाएँ मिलती है। फिर इसके बावजूद सिर्फ़ इनके बच्चों को ही सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसके बावजूद इनके बच्चे ड्रग्स बेचते हुए पाए जाते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। इनके बच्चे हर उस गलत काम में लिप्त होते हैं जो समाज में बैंड है, कानूनन बैंड है। जैसे हकला खान का बच्चा जो था, वो शिप पे जाकर के लड़कियों को और बाकी लोगों को ड्रग्स बेच रहा था। तो ये मतलब नेपो किड्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं कि कैसे नेपो किड्स बिगड़ करके फालतू की चीज़ें करने लग जाते हैं समाज में। उसी तरह से नेपाल में भी चल रहा था। जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, बाकी लोग को भले ही खाना-पीना मिल रहा है, ना मिल रहा हो, पॉलिटिशियंस के बच्चों को सारी सुविधाएँ मिल रही थी। अब इससे आम जनता, जेन ज़ी ने जब चार्ज अपने हाथों में लिया और जब ये चीज़ें आम जनता को बताना शुरू किया, तो जेन ज़ीज़ भी सारे बढ़ के बाकी जनता भी भड़क गई कि हम परेशानी में, ये नेपो किड्स वगैरह जो है वो खूब अय्याशी कर रहे हैं। नेपो किड्स का हैशटैग जो है वो पिकअप पकड़ लिया। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक मिलेनियल की, एक ऐसे बंदे की जो पहले रैपर था। नाम है बलेन शाह, बलेंदर शाह नाम है। अब वो पहले रैपर था, 36 साल का है अभी, और अभी वो काठमांडू का मेयर बन गया है। तो बलेन शाह इंटरव्यू लेता है और वो एक तरह से स्वघोषित इन जेड जो जेन ज़ी है, ज़ॉम्बी जनरेशन, उनका अपने आप को लीडर मान लेता है वो।
और जेनजी भी उसको लीडर मान लेते हैं। और ब्लेंसा डिक्टेट करने लगता है कि कब क्या होगा, कैसे होगा। मतलब जेनजी का वो लीडर है, वो जेनजीज को बताने लगता है, गाइड करने लगता है। जेनजीज जो है वो ब्लेंसा के लीडरशिप में, और खुद भी ये सब के सब लीडर ही हैं, ये मिल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। सरकार यहाँ पे सरकार जो कि ऑलरेडी लोगों को पसंद नहीं थी, जो वामपंथी सरकार है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलाना होता है, जो कि ओली था। ओली एनी में बुरा था, बट स्टिल वो सरकार चला रहा था। बट जब जेनजी ने मोर्चा खोला, जब इनके बच्चों के बारे में सारी चीजें जनता को बताना शुरू कर दिया, उनके कुकर्मों के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, तो नेताओं ने और स्पेशली ओली ने डिसीजन ले लिया कि ये सब चीजें जो लोग फैला रहे हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहा है, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देते हैं। और ओली ने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया। मतलब यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, मेटा फेसबुक ब्लॉक कर दिया, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं ब्लॉक कर दिया, सभी ब्लॉक कर दिया। बेसिकली सोशल मीडिया बैन कर दिया वहां पे 4 तारीख को। पिछला 1 सप्ताह से ऑलरेडी माहौल बहुत गरमाया हुआ था, 2 सप्ताह से। उसमें जब सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, तो इससे जो आम जनता है, नॉर्मल लोग है, वो भी भड़क गया है। जेन जी तो पहले ही भड़का हुआ था। जेन जी को इस बात की चिढ़ थी कि मतलब हमें तो कुछ नहीं मिलता है, जबकि हम सबसे इंटेलिजेंट जनरेशन है, ऐसा जेन जी मानती है। और ये नेताओं के बच्चे सारी अय्याशी किए जा रहे हैं। तो इस वजह से जेन जी पहले ही चिढ़े हुए थे। सुविधाएं वहां मिल नहीं रही थी, क्योंकि सरकार 14 बार सरकार बदल चुकी है। 17 साल में क्या सुविधाएं मिलेंगी नेपाल में? ऊपर से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए नेपाल में। पहले बांग्लादेश और म्यांमार से वो बंगाल घुसते हैं, बंगाल में वो आईडी बनाते हैं हिंदुओं के नाम से। उसके बाद वो बिहार घुसते हैं और बिहार के थ्रू वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में ऑलरेडी बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। तो इस तरह से नेपाल काइंड ऑफ बर्बादी की कगार पे पहुंचा हुआ था, जिसके बाद जेनजी ने अब सारा चीज अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ से असली ड्रामा शुरू होता है। बट अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, उससे 2-3 इश्यूज आ गए। पहला, सोशल मीडिया अब सिर्फ इंटरेक्ट करने का सोर्स नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से सिर्फ लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये बिजनेस का सोर्स हो चुका है, एक कमाने का जरिया बन चुका है। लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले बेरोजगारी का बहुत ज्यादा रोना मचा रहता था कि हम बेरोजगार हैं, तुम बेरोजगार हो। पिछला 7-8 सालों से ये चीजें बहुत कम हो गई है। अब लोग कोई भी सरकार को बहुत ज्यादा लोग कोसता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि जो बेरोजगार है वो सोशल मीडिया पे जा करके, यूट्यूब पे जा करके, टिकटॉक पे जा करके कुछ कंटेंट बना करके 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख कुछ भी कमा ले रहा है महीने का। कई लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कई लोग हैं जो दूसरी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, कंटेंट मार्केटिंग का या अलग अलग तरह का। मतलब सोशल मीडिया को यूज करके लोग घर बैठे इज्जत से अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा है। जो पहले लोग कहीं जा करके ऑफिस में जाके गाली गलौज बॉस का खाने के बाद भी नहीं कमा पाता था, उसके बाद भी नहीं पता होता था कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीजें अब लोग घर बैठे कर ले रहा है। तो सोशल मीडिया सिर्फ इंटरेक्शन का साधन अब नहीं रहा है, सोशल मीडिया कमाने का भी जरिया बन चुका है। जब सोशल मीडिया को ओली ने ब्लॉक किया, बैन किया 4 सितंबर को नेपाल में, तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक तो सभी, ऑलमोस्ट सभी लोग अब सोशल मीडिया यूज करता है। दूसरी बात, जैसे वहां सिर्फ फेसबुक यूज करने वाले लोग 1,35,00,000 से भी ज्यादा है, वहां पर सिर्फ इंस्टा यूज करने वाले लोग 36 लाख है करीब करीब। अब इतने लोग को अचानक से बोले जाए कि तुम फेसबुक नहीं यूज करोगे, करोड़ों लोगों को, तुम इंस्टा नहीं यूज करोगे 340 लाख लोगों को, तो हड़कंप तो मच ही जाएगा। ऊपर से इंचार्ज कौन था? ज़ॉम्बी जनरेशन, जनरेशन, जेन जी लोग तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं करता। इनको लगता है कि सारी दुनिया के रिसोर्सेस इनके लिए ही बनाई गई है। इनको तो ये चीजें बिल्कुल ही मंजूर नहीं हुई, और ये लोग सड़कों पे उतर गए। अब यहाँ पे फिर से एंट्री होती है बलेंसा की, रैपर, काठमांडू का मेयर। बलेंसा 7 तारीख को ट्वीट करते हैं, मतलब कल सारी घटनाएं घटी है 8 को, उससे एक दिन पहले ब्लेंसा ट्वीट करते हैं। ब्लेंसा जो जॉम्बी जनरेशन के स्वघोषित इंचार्ज है, इनके बॉस आप कह सकते हो, किसी ने उनको बनाया नहीं है, वो खुद से बने। उन्होंने घोषणा कर दी कि 8 तारीख को जेनजी, और उन्होंने ये बात साफ साफ लिखा कि सिर्फ जेनजी एंड ओनली जेनजी जनरेशन रोड पे उतरेगी सरकार का विरोध करने के लिए। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि कोई भी मिलेनियल उसमें नहीं जाएगा। मिलेनियल मतलब जो भी 80 से लेके 96 तक पैदा हुआ है वो नहीं जाएगा। और उसमें ब्लेंसा भी आता है, वो भी 36 साल का भी है, मतलब 80 से लेके 96 के बीच में पैदा हुआ है। तो ब्लेंसा का कहना था कि ब्लेंसा भी नहीं जाएगा। हुआ ही 8 तारीख की सुबह जेनजी लाखों की संख्या में सड़कों पे उतरे। मेन इनका टारगेट था विरोध करना, बट बातें बढ़ती चली गई, पुलिस ने भी फायरिंग वगैरह कर दिया।
बहुत सारे लोग मारे गए। कहीं से डेटा आ रहा है कि 15-20 लोग मरे, कहीं से डेटा आ रहा है कि 30 लोग मरे, मतलब अलग-अलग डेटा दिया जा रहा है, एग्ज़ैक्ट जानकारी तो ख़ैर किसी को नहीं है। इसमें कुछ लोग जेनजी की तरफ से मरे, कुछ लोग इधर से भी मरे हैं। जेनजीज़ ने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करके, मतलब वहाँ पे धावा बोल करके उनको जलाने की कोशिश करी, कई सारे बिल्डिंग जला दिए। उसमें एक बिल्डिंग जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शेर बहादुर देवबा, उनका घर भी फूँक दिया। उसमें उनकी पत्नी भी जल के स्वाहा हो गई। तो ये सब चीज़ें, ये सब दुर्घटनाएँ घटी अभी हाल-फिलहाल में। जेनज़ीज़ का जो डिमांड था वो ये था कि केपी ओली शर्मा अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत इश्यूज़ आए हैं। और बाकी भी अच्छा नहीं है, बट अभी फिलहाल जो है केपी ओली शर्मा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जैसे ही जेनज़ीज़ ने कल ये सब ड्रामा किया, ये सब होने के बाद धड़ाधड़ इस्तीफ़े आने लगे नेपाल में। बहुत सारे इस्तीफ़े दिए गए मंत्रियों के, और लास्ट में आज केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो जेनज़ीज़ का पहला डिमांड फुलफ़िल हो गया। हालाँकि इसके बावजूद भी वहाँ पे आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जेनज़ीज़ की और भी डिमांड्स हैं। पहला डिमांड था कि केपी शर्मा को हटाया जाए। दूसरा डिमांड है जेनज़ी का, अभी तक वहाँ पे राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है वो भी दे ही देंगे आज ना कल, क्योंकि ज़्यादा दिन बर्दाश्त हो नहीं पाएगा इन लोगों से, और जेनज़ी इनको बर्दाश्त करेगा नहीं। दूसरा डिमांड था, पहला तो था जेनज़ी का डिमांड कि केपी शर्मा को इस्तीफ़ा दिया जाए। दूसरा डिमांड है कि संसद को भंग किया जाए और फिर से इलेक्शन कराया जाए, जो अभी तक नहीं किया इन्होंने। हो सकता है अभी कर दिया होगा, नहीं तो 1-2 दिन में कर ही देगा। तीसरा डिमांड है जेनज़ी का कि जेनज़ी का जो स्वघोषित बॉस है, ब्लेंसा, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए जब तक इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। ये बात रैपर ब्लेंसा ने नहीं बोला है, ये बात जेनज़ी ने बोला है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भई हमारा प्रधानमंत्री ब्लेंसा होना चाहिए। ब्लेंसा जो अपने पोशाक की वजह से, कपड़े पहनने की वजह से ज़्यादा फेमस रहे हैं। पहले रैपर थे, उसके बाद वो कपड़े रैपर की तरह पहनते हैं, थोड़ा स्टाइलिश पहनते हैं। तो जेनज़ीज़ उनको काफ़ी पसंद करती है और काइंड ऑफ उनको अपना बॉस मानती है। तो जेनज़ीज़ यहाँ पे आंदोलन कर रही है कि केपी शर्मा को पहले रिज़ाइन करवाओ, जो उन्होंने कर दिया। संसद भंग करवाओ, अभी तक नहीं हुआ, हो ही जाएगा। और भंग करने के बाद जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता दोबारा, तब तक के लिए ब्लेंसा को प्रधानमंत्री बना दो। ये है पूरा सिचुएशन जो अभी तक इतिहास में जो होता आ रहा है, अभी जो रिसेंटली हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसमें भारत के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मतलब भारत के लिए क्या मायने हैं यहाँ पे? क्या हो सकता है, मतलब भारत के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं फ्यूचर में, और नेपाल का फ्यूचर में क्या होने वाला है? तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि नेपाल का क्या होने वाला है, बट ज़्यादा चांसेस है कि नेपाल वापस से हिंदू राष्ट्र की तरफ मूव करेगा। जब से वहाँ पे वामपंथियों की सरकार आई है, लोकतंत्र के नाम पे वामपंथी लोग बहुत चालू होते हैं। लोकतंत्र का लेमन चूस चुसवा के वामपंथी लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब वो आपको लॉलीपॉप देंगे लोकतंत्र का, जबकि लोकतंत्र उसमें होता नहीं है। वो जस्ट शुरू में मीठा लगता है। जैसे ही आप लोकतंत्र का लॉलीपॉप खाते हो, उसके बाद वामपंथी लोग अपना डिक्टेटरशिप दिखाना शुरू कर देता है। वामपंथी लोग आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा, मतलब जनता पे पूरा धौंस जमाएगा और जनता को अपने तरीके से कुत्ता बना के रखना चाहता है ये वामपंथी। इसीलिए लेफ्टिस्टों की सरकार कहीं नहीं चलती। यहाँ पे भी चूंकि लेफ्टिस्टों की सरकार थी, जनता इनसे तंग आ चुकी थी, तो ज़्यादा चांसेस है कि अब जो सरकार आएगी, मतलब इनको तो अब आने देने से रहा। अब जो सरकार आएगी या तो कंप्लीटली लोकतांत्रिक तरीके से होगी, या ये भी हो सकता है कि दोबारा से राजशाही लाया जाए नेपाल में। क्योंकि राजशाही के अंडर में नेपाल इससे तो बेटर ही हालात में था, इससे फार बेटर हालात में था। लोकतंत्र नेपाल को सूट नहीं किया है। मे बी लोकतंत्र डजंट डिजर्व नेपाल, और मे बी नेपाल डजंट डिजर्व लोकतंत्र। इधर वे, अगर लोकतांत्रिक तरीके से भी इलेक्शन होगा और कोई सरकार बनेगी तो कोई अच्छी सरकार ही आएगी होपफुली, और नहीं तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे फिर से जो राजा हैं उनका ही शासन होगा। अब रही बात कि इंडिया के लिए क्या मायने हैं, तो इंडिया के लिए तो हमेशा से नेपाल फ्रेंडली रहा है, आने वाले समय में भी रहेगा, इसके ज़्यादा चांसेस है। वो बस 1-2 लेफ्टिस्ट बीच में आ गए थे, जैसे ओली, तो ओली को तो ठिकाने लगा दिया जनता ने। या तो ओली 1-2 दिन में वहाँ से छोड़ के भागेगा, चाइना वगैरह जाके सेटल होगा, और नहीं तो ओली को, जैसे अभी आंदोलन में जनता पीट रही है एक-दूसरे को, हो सकता है ओली को भी पीट दे। तो एनीवे, अब ओली जैसा दोबारा कोई आएगा इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है। मतलब भारत के लिए यहाँ पे एक तरह से गुड न्यूज़ है। कोई सरकार बने, राजशाही है, लोकतांत्रिक तरीके से बने, भारत के साथ इनके रिश्ते फिर से अच्छे रहेंगे जैसे पहले अच्छे हुआ करते थे।